हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स रोबोटिक्स चैप्टर के, मैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो के एंड में आपको काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म भी मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपसे जो फुल फॉर्म है ज़रूर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जाना है। 1 या 2 नंबर का तो आपका क्लियर है फुल फॉर्म का आना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो को दोस्तों को भी अपने शेयर कर देना। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का हो, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो आपका हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का हो। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी वीडियो आपके लिए अपलोड कर रखी हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की। तो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहां से जाकर आप सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि रोबोट वर्क सेल क्या होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा कि रोबोट वर्क सेल क्या होता है, यह एक पूर्ण रोबोट प्रणाली होती है, उसे ही रोबोट वर्क सेल कहते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा रोबोट वर्क सेल है, तो आपका 4 ऑप्शन दिया होगा, उन्हीं ऑप्शंस में से एक होगा कि यह एक पूर्ण रोबोट प्रणाली है। तो जब आपसे पूछ ले फ्रेंड्स कि रोबोट वर्क सेल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक पूर्ण रोबोट प्रणाली है, जिसको ही हम रोबोट वर्क सेल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रोबोट किसे कहते हैं। तो रोबोट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको रोबोट के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए कि रोबोट किसे कहते हैं। शायद आपको पता हो, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि रोबोट हम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि मानव के समान कार्य करने वाली जो ऑटोमेटिक मशीन होती है वो रोबोट कहलाती है। तो आपसे पूछ ले कि रोबोट किसे कहते हैं, तो मानव के समान कार्य करने वाली जो मशीन होती है उसी को ही हम फ्रेंड्स रोबोट के नाम से जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे रोबोट चैप्टर से मैं लेकर आया हूँ। तो जितने भी इस चैप्टर में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उनको लेकर आया हूँ, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा जो अभी क्वेश्चन आपके लिए बचे हैं। तो आपसे पूछ ले कि रोबोट है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा रोबोट इज़ अ ह्यूमन लाइक ऑटोमेटिक मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रोबोटिक मशीनों में इंजीनियरिंग की कितनी शाखाओं का मुख्य रूप से समावेश होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप, क्योंकि रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको तो इसका नॉलेज होना चाहिए कि रोबोटिक मशीनों में कौन कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच उसके अंडर में आती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि रोबोटिक मशीनों में इंजीनियरिंग की 3 शाखाएं आती हैं, यानी कि 3 ब्रांचेस आती हैं। अब उन 3 ब्रांचेस के नाम सुन लीजिए। पहला तो आपका आता है मैकेनिकल, दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक, और तीसरा आपका आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारा रोबोट पूरा है, यानी कि रोबोटिक जितनी भी मशीनें हैं उनमें इंजीनियरिंग की 3 शाखाओं का मुख्य रूप से समावेश होता है। वो 3 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, 3 ब्रांचेस आपका, एक हो गया मैकेनिकल, दूसरा आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक, और तीसरा फ्रेंड्स आपका हो गया कंप्यूटर इंजीनियर। तो ये मेन शाखाएं होती हैं आपकी फ्रेंड्स रोबोटिक मशीन में, तो आप अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि हाई टेक वेल्डिंग किसे के द्वारा की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किसके द्वारा हाईटेक वेल्डिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स हाईटेक वेल्डिंग करना और जो आपका एटॉमिक रिएक्टर में जितनी भी ये आपकी हार्ड प्रोसेस होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, वो रोबोट के द्वारा ही किए जाते हैं। क्योंकि आपका जैसे मान लीजिए एटॉमिक रिएक्टर हो गया और आपका जो है हाईटेक वेल्डिंग हो गई,
मनुष्य के द्वारा करना असंभव है, क्योंकि वहाँ पर जान माल का ज़्यादा नुकसान होने का चांस रहता है, तो इसीलिए वहाँ पर हम रोबोट सिस्टम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपसे पूछ ले फ्रेंड्स कि हाई टाइट वेल्डिंग किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रोबोट के द्वारा हाई टेक वेल्डिंग की जाती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा आप। आपसे पूछा गया कि रोबोट में रोबोटिक आर्म को कितने अक्षों में रेखीय तथा घूर्णी गति करने की स्वतंत्रता रहती है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अक्षों में। तो ये जो क्वेश्चन फ्रेंड्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका था कि रोबोट में रोबोटिक आर्म को कितने अक्षों में रेखीय तथा घूर्णीगत करने की स्वतंत्रता रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अक्षों में रोबोटिक आर्म जो होता है उसको 3 अक्षों में रेखीय तथा घूर्णी गति करने की स्वतंत्रता रहती है। और एक क्वेश्चन आपसे इसी में से एक और पूछ सकता है कि रोबोटिक आर्म में जो रोबोटिक आर्म होता है वो कितने प्रकार की गतियां करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा रोबोटिक आर्म है फ्रेंड्स वो 2 प्रकार की गति करता है, एक तो रेखीय करता है, दूसरा हमारा घूर्णी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रोबोटिक आर्म में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा आप। क्वेश्चन काफ़ी से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप मोस्ट वांटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, पूछ सकता है आपके पेपर में ज़रूर, तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप। क्वेश्चन आपका है कि रोबोटिक आर्म में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो यहाँ पर इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा कि जो हमारा रोबोटिक आर्म होता है उसमें 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो यहाँ पर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं हमारे रोबोटिक आर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया कि रोबोट को किसके द्वारा स्वचालित व नियंत्रित किया जा सकता है, तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि रोबोट को किसके द्वारा स्वचालित कर सकते हैं और रोबोट को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के द्वारा, क्योंकि जो फ्रेंड्स हमारा रोबोट होता है, रोबोट सिस्टम होता है, उसको हम कंप्यूटर के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि रोबोट को किसके द्वारा स्वचालित यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया कि रोबोट को चलाने के लिए प्रोग्राम को किसमें भरा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। आपसे फ्रेंड्स पूछा गया यहाँ पर कि रोबोट को चलाने के लिए प्रोग्राम को किसमें भरा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कुछ इस तरह पूछा जाएगा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कि निम्न में से किसके द्वारा रोबोट को चलाने के लिए किसमें प्रोग्राम भरा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में रोबोट को चलाने के लिए प्रोग्राम को भरा जाता है, तो इसका आप राइट आंसर नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रोबोट को चलाने के लिए जो हमारा प्रोग्राम है वो किसमें भरा जाता है, तो हमारा कंप्यूटर की मेमोरी में भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रोबोट के मूल तत्व कितने होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से एक बार इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ता हूँ, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको राइट करता हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स टाइम टेकन प्रोसेस होता है, बट कोई नहीं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछा गया कि रोबोट के मूल तत्व कितने होते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा रोबोट होता है उसमें जो मूल तत्व होते हैं उनकी संख्या होती है 3। तो आपसे पूछ लेगा सेमेस्टर एग्ज़ाम में कि निम्न में से कितने रोबोट के मूल तत्व होते हैं, तो वहाँ पर आपका एक ऑप्शन होगा 3, तो यही आपका करेक्ट आंसर इसका
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रोबोट के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं। आपसे फ्रेंड्स पूछ लेगा कि रोबोट के मूल तत्व कितने होते हैं, तो 3 तो होते ही हैं। आपसे यदि पूछ ले कि निम्न में से कौन कौन से जो तत्व हैं वो रोबोट के मूल तत्व हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला आपका मैनिपुलेटर होता है, दूसरा आपका कंट्रोलर होता है और तीसरा आपका होता है फ्रेंड्स टूलिंग। तो इन तीनों में फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट तो तीनों हैं, लेकिन यहाँ से इन 2 टॉपिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमारा फ्रेंड्स रोबोट होता है उसके मूल तत्व 3 होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपका मैनिपुलेटर होता है, दूसरा हमारा कंट्रोलर होता है, तीसरा हमारा टूलिंग होता है। तो ये दोनों फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका टॉपिक आप दोनों का जो है मैनिपुलेटर और कंट्रोलर का पढ़ लीजिएगा अपने बुक से या गूगल पे सर्च कर। तो जितने भी इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सके मैं नीचे लेकर आया हूँ, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स पूछा गया कि मैनिपुलेटर का कार्य क्या होता है, यानी कि जो हमारा मैनिपुलेटर होता है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा रोबोट या रोबोट की आर्म को किसी विशेष प्रकार की गति प्रदान करना ही हमारा मैनिपुलेटर का कार्य होता है। रोबोट या रोबोट आर्म से मतलब हो गया कि जब हमारा रोबोट चलेगा तब उसको गति प्रदान करना, या जब हमारे रोबोट का हैंड कार्य करेगा, आर्म काम करेगा, तब उसके हैंड को गति प्रदान करना ही हमारा मैनिपुलेटर का कार्य होता है। तो आपसे फ्रेंड्स सेमेस्टर एग्जाम में पूछ ले कि मैनिपुलेटर का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होगा रोबोट या रोबोट की आर्म को एक विशेष प्रकार की गति प्रदान करना ही हमारा मैनिपुलेटर का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स अपने चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मैनिपुलेटर में किस प्रकार की पावर का उपयोग किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैनिपुलेटर से टॉपिक से आपसे पूछ लेगा फ्रेंड्स कि मैनिपुलेटर में निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा का या पावर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें हम विद्युत पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का उपयोग करते हैं, हाइड्रोलिक पावर का यहाँ पर उपयोग करते हैं और न्यूमेटिक पावर का उपयोग करते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में कहो तीनों आपका इसका ऑप्शन दे दे, आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कितने प्रकार की ऊर्जाओं का यानी कितने प्रकार की पावर का उपयोग मैनिपुलेटर में किया जाता है। तो आपका एक ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिकल पावर का, दूसरा हाइड्रोलिक पावर का, तीसरा न्यूमेटिक पावर का और चौथा होगा इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि विद्युत पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, हाइड्रोलिक पावर एंड न्यूमेटिक पावर का जो प्रयोग है वो मैनिपुलेटर में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रोबोट को कंट्रोल करने के लिए जिस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो ये आपका आ गया कंट्रोलर टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछ ले कि रोबोट को कंट्रोल करने के लिए जिस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगा कंट्रोलर। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि रोबोट को जिस कंप्यूटर के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं उसको हम कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसको बदला जा सकता है। आपका जो क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से हम किसको बदल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कंट्रोलर को हम बदल सकते हैं आसानी से। तो आपसे पूछ ले कि निम्न में से किसको बदला जा सकता है, तो वहाँ पर आप टिक करिएगा कि हम कंट्रोलर को आसानी से बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसमें सेंसर यूनिट तथा कमांड यूनिट का संगम होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किसमें सेंसर यूनिट तथा कमांड यूनिट का संगम होता है, तो ये आपका होता है फ्रेंड्स कंट्रोलर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कंट्रोलर जो हमारा होगा वो सेंसर यूनिट तथा जो हमारी कमांड यूनिट होगी उन्हीं का संगम वहाँ पर होता है कंट्रोलर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स पूछा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रोबोट कितने प्रकार के होते हैं। तो रोबोटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आपसे पूछ लेगा कि रोबोट कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा रोबोट सिस्टम होता है यानी कि जो हमारे रोबोट होते हैं वो हमारे होते हैं
5 प्रकार के। तो पहला तो आपका हो गया इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले, दूसरा हमारा हो गया फ्रेंड्स लेबोरेटरी में, तीसरा हमारा हो गया क्लासरूम रोबोट, चौथा हमारा हो गया मनोरंजन करने वाले रोबोट, और आपका पांचवा हो गया अन्वेषक रोबोट। तो डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपसे केवल इतना ही पूछेगा कि रोबोट जो सिस्टम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हमारे रोबोट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारे रोबोट होते हैं वो फ्रेंड्स 5 प्रकार के होते हैं। मैंने उनके नाम भी बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले रोबोट का मस्तिष्क क्या कहलाता है, यानी कि जो हम लैब में प्रयोग करते हैं रोबोट का, उसका मस्तिष्क क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स लैब में प्रयोग होने वाले जो रोबोट होते हैं उसका जो मस्तिष्क है उसको हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ ले कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले रोबोट के मस्तिष्क को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर के मस्तिष्क को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपसे पूछ लेगा कि रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा करेक्ट, 4 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में कि निम्न में से रोबोटिक भाषा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसका जहाँ पर आपका ऑप्शन लिखा हो 4 तो उसी पर आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारी रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसको 4 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपकी जो फ्रेंड्स रोबोटिक की जो 4 भाषाएं होती हैं इनके नाम भी आप देख लीजिए। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है जॉइंट कंट्रोल लैंग्वेज, तो यहाँ पर पहला पार्ट आ जाएगा आपका जॉइंट कंट्रोल लैंग्वेज। दूसरा आप नोट करिएगा होगा हमारा प्रीमेंटिव मोशन लैंग्वेज। तीसरा आपका होगा फ्रेंड्स स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, और चौथा आपका होगा टास्क ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इन चारों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके मैं आपके लिए आगे लेकर आया हूं। तो आप केवल इतना याद रखिए कि जो रोबोटिक प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जॉइंट कंट्रोल लैंग्वेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा होती है, यानी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका निम्न स्तर कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जॉइंट कंट्रोल लैंग्वेज जो होती है वो रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे निम्न स्तर की लैंग्वेज होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन ऑफलाइन प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग और सब रूटिंग सुविधाओं की अनुमति देता है। तो ये क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार पूछेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में कि निम्न में से कौन ऑफलाइन प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग और सब रूटीन सुविधाओं की अनुमति देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड जो लैंग्वेज होती है वो हमारी ऑफलाइन प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग और सब रूटिंग सुविधाओं की अनुमति प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि रोबोट प्रोग्रामिंग भाषाओं में उच्च स्तर की लैंग्वेज कौन सी होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका जो है निम्न स्तर की लैंग्वेज और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है उच्च स्तर की लैंग्वेज कौन सी होती है। तो आप दोनों को फ्रेंड्स अच्छे से याद रखिएगा कि जो हमारी निम्न स्तर की लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं जॉइंट कंट्रोल लैंग्वेज। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि रोबोट प्रोग्रामिंग भाषाओं में उच्च स्तर की लैंग्वेज कौन सी होती है। तो ये होती है टास्क ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि इसको आप शॉर्ट में याद करिएगा टोल।
टी से आपका बना टास्क, ओ से आपका बना ओरिएंटेड और एल से बना आपका लैंग्वेज। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे उच्च भाषा होती है, उच्च स्तर की जो लैंग्वेज होती है वो हमारी होती है टोल, यानी कि टास्क ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये आपका शॉर्टकट है, आप इससे अच्छे से उसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स आपके इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म से ज़रूर पूछेगा। तो यहाँ पर रोबोटिक्स चैप्टर के ही फुल फॉर्म है, आपसे पूछ ले AML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा AML होता है उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि अगला हमारा फुल फॉर्म पूछा गया VML, यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा वर्चुअल मशीन लैंग्वेज। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि RAPT का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फ्रेंड्स फुल फॉर्म होगा RAPT का, वो हमारा होगा रोबोट ऑटोमेटिक्स प्रोग्राम्ड टूल्स। तो आप RAPT का फुल फॉर्म नोट करिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है रोबोट ऑटोमेटिक्स प्रोग्राम्ड टूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फ्रेंड्स पूछा गया हमसे, इसको भी देख लेते हैं। जो हमसे फुल फॉर्म पूछा गया लामा, यानी कि LAMA का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा लैंग्वेज फॉर ऑटोमेटिक मैकेनिकल असेंबली। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इन चारों फुल फॉर्म की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले लीजिएगा। लास्ट वाला जो आपका यहाँ पर पूछा गया था लामा, यानी कि लैंग्वेज फॉर ऑटोमेटिक मैकेनिकल असेंबली। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास जो अभी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स टॉपिक को पढ़ना, उससे क्वेश्चन निकालना और उसके बाद लिखना तो काफ़ी टाइम लॉस होता है। तो ये मेहनत आपके लिए है, तो आपका भी रिस्पांस बनता है कि वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और फ्रेंड्स कमेंट कर बताइए आपके लिए जो कम्युनिकेशन स्किल की अगली, जब आपका कैड ख़त्म होगा तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल का जो है 1 लाइनर सोचता हूँ कि करा दूँ, लेकिन बट आपको उसका 29 रुपीज़ चार्ज करना पर आपको देना होगा। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। तो वहाँ पर मैं CS के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका 1 लाइनर क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। तो ये भी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है, तो आप चाहे तो मेंबरशिप ले लीजिएगा। 29 ओनली एकदम मिनिमम कॉस्ट रखी गई है आपके लिए, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो फ्रेंड्स, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। तो आपके लिए मैंने मिनिमम कॉस्ट रखी है 29 रुपीज़। तो आप चाहे तो पेड कर मेंबरशिप ले लीजिएगा। 3 या 4 दिन में के बाद आपकी यहाँ पर CS की भी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। कि यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और अब वीडियो उसी को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर चैनल की मेंबरशिप खरीदेगा। तो फ्रेंड्स आपकी इच्छा है, आप चाहे तो ले लीजिएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करिए और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। इसकी PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का मेरे साथ क्लास के एंड तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।